अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ वाशिंगटन में तो अभी 30 अप्रैल 2026 और जुमेरात के दिन की रात है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसगीर में और मशरक़ वस्ता में अब 1 मई 2026 और जुमे के दिन की सुबह हो रही। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। एज़ यूजुअल इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान से है। बुनियादी तौर पर इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान और मशरक़ वस्ता के बदलते हुए पावर डायनामिक्स से है, पाकिस्तान और मशरक़ वस्ता के बदलते हुए स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप से है, जिनके अंदर हिंदुस्तान का भी जिक्र आ जाता है। और एट द सेम टाइम इस वक्त ईरान, मशरक़ वस्ता और अमेरिका के दरमियान में किस किस्म के डायनामिक्स हैं, पिछले गुज़िश्ता 24 घंटे में ऐसी क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, अमेरिका में इस वक्त किस किस्म की एक परेशानी और टेंशन पाई जाती है, उसमें चीन कैसे फैक्टर इन कर रहा है, ये तमाम डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। लेकिन इन गुज़िश्ता 24 घंटों की टॉपिकल डेवलपमेंट्स की तरफ चलने से पहले मैं एक ब्रॉडर ओवरव्यू और कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखना चाहता हूँ। ब्रॉडर ओवरव्यू में मैं चाहता हूँ कि एक चीज़ पे आप गौर करें, एक सेकंड एक ठंडा सांस लें, एक सेकंड के लिए तौक़ुफ़ करें और देखें कि गुज़श्ता 2 महीने और चंद दिन में बुनियादी तौर पे ये 60+ डेज़ के अंदर जो ईरान की जंग हुई, जिसके नतीजे में मशरक़ वस्ता के एक नए पावर एंड स्ट्रेटिजिक डायनामिक्स आपके सामने आए, उसमें अमेरिका की मगरब की इन्वॉल्वमेंट आपके सामने आई, यूरोप और अमेरिका के दरमियान में बदलते हुए स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप को आपने देखा, रूस और चीन ने इस पर कैसे रिएक्ट किया उसको आपने देखा, इसकी जोग्राफिया की वजह से पाकिस्तान की इसमें जो इन्वॉल्वमेंट हुई उसको आपने देखा। मुझे बहुत यकीन है कि आप में से वो तमाम लोग जिन्होंने इस सारे टाइम पीरियड में अगर ये सारे वीलॉग मेरे नहीं देखे, कुछ ना कुछ देखे, आधे ही देखे हैं, तो आपको एक एहसास हुआ होगा कि अब आप पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर तौर पे दुनिया को, स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप को, मफादात की जंग को अंडरस्टैंड करते हैं। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जितना ज़्यादा आप इस ग्लोबल अफेयर्स को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा वक्त लगाएंगे, एफर्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप एम्पावर होंगे और इस अंडरस्टैंडिंग को आप वापस पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, ये जहाँ कहीं आप रहते हैं वहाँ आप कंट्री के अंदर, मुल्क के अंदर जो इंटरनल मुख्तलिफ मफादात की जंग हो रही है, वेस्टेड इंटरेस्ट की, जिनको आप पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं, जिनको आप हुकूमत कहते हैं, एग्जेक्टिव कहते हैं, कहीं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड कहते हैं, वहाँ आप उनकी आपस की जो सियासी चपकलश है और जो महाज़राई है उससे आप बेहतर तौर पे बेहतर तौर पे आप उसको समझ सकेंगे। इन अदर वर्ड्स, जितना वक्त आप इसमें लगाते हैं वो कोई ज़ाया नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि हमें ज़रा बता दें कि दीना में गुजरांवाला ये गुज्जर खान के अंदर किसने किसको डंडा या सोटा मारा है, ये कौन सी रैली कहाँ से निकल के कहाँ तक पहुँची और किसने वहाँ पे क्या नारे मारे। लेकिन जो वक्त आप इसके ऊपर लगा रहे हैं ये आपको चीज़ों की बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। अब इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि गुज़श्ता चंद दिनों से, जिसमें कुछ मज़ीद ऐसा एनालिसिस छपा है 24 घंटे में भी, लेकिन कई दिनों से मुत्तहिदा अरब इमारात की जो स्ट्रेटिजिक थिंकिंग है उसमें एक ऐसी तब्दीली आ रही है जिससे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के जो मफादात हैं मशरक़ वस्ता में वो बहुत पेचीदा, पहले के मुकाबले में पहले ही बहुत पेचीदा थे, लेकिन अब पेचीदा से पेचीदा होते चले जाएंगे। और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस को, और अगर पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर इसके हवाले से कोई पर्सपेक्टिव है तो उन्हें इस पर बहुत गौर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की रियासत के, माशरे के, पाकिस्तान की इकॉनमी के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए उन्हें किस किस्म की छलांगें लगानी पड़ेंगी, किस किस्म की शटल डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, किस किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ उनको करने पड़ेंगे। 3 या 4 दिन पहले बरतानिया स्ट्रोक यूरोप का जो बहुत बड़ा अखबार है जो इकोनॉमिक्स के लेंस से दुनिया को देखता है, फाइनेंशियल टाइम्स, जिसका शॉर्ट एंड FT है, उसने एक बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस पब्लिश किया इस सवाल के साथ कि मुत्तहिदा अरब इमारात UAE ने अचानक दफ्तन पाकिस्तान से अपने $3.5 बिलियन क्यों वापस मांग लिए। मैं भी आपको उसकी स्क्रीनशॉट करके शेयर करके वो आर्टिकल भी आपके सामने रखूँगा। उसके अलावा बहुत सी और भी मैं दुनिया की पब्लिकेशन और एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन पहले मैं इसका एक ओवरव्यू आपको दूँ कि FT ने एनालिसिस ये किया कि जब UAE ने फौरी तौर पे पाकिस्तान से अपने पैसे वापस मांगे, ना सिर्फ कि पाकिस्तान के मिनिस्ट्री फाइनेंस के लिए ये एक शॉकर था, बल्कि उन्होंने इसमें कोट किए हैं बहुत से लोगों को कि किस तरह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो है उसके लिए भी एक शॉकिंग डेवलपमेंट थी। बिकॉज UAE ने, जो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, उसने इन राइटिंग IMF से ये कमिट किया हुआ था कि जब तक पाकिस्तान का IMF का ये वाला प्रोग्राम चल रहा है, पाकिस्तान के तो प्रोग्राम ख़त्म ही नहीं होते, पता नहीं अब 23rd प्रोग्राम चल रहा है, ये 24th प्रोग्राम चल रहा है, जब तक ये प्रोग्राम 2027 के आखिर तक चल रहा है,
यूएई अपने जो पैसे हैं, जो कुछ भी पैसे नहीं हैं यूएई के लिए 3.5 बिलियन, वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रिजर्व के तौर पे रखेगा। ज़हन में रखिए कि यूएई को लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने चंद दिन पहले सुना होगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमेरिका के साथ, और अमेरिका के सेक्रेटरी जो कॉमर्स हैं, वो ट्रेजरी जो है स्कॉट पिसेंट, उन्होंने इसका ऐलान किया और उन्होंने उससे एक करेंसी स्वैप फैसिलिटी मांगी है अमेरिकन गवर्नमेंट से। लेकिन लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है। वो भी एक बहुत बड़ा पुरस्कार मामला है कि उन्होंने वो करेंसी स्वैप फैसिलिटी क्यों मांगी है। बिकॉज मुत्तहिदा अरब अमारात का जो अपना सॉवरेन वेल्थ फंड है उसमें $2 ट्रिलियन मौजूद हैं, और वैसे भी उनका ऑयल भी निकल रहा है और ज़्यादा महंगा निकल रहा है। कि पहले जंग से पहले $70 फी बैरल निकल रहा था, तो इस वक्त उनकी पाइपलाइन के जरिए जो ऑयल उनका निकल रहा है वो ज़ाहिर है इस वक्त $110 से $112 $120 के ऊपर पहुंचा हुआ है। लेकिन उनकी एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के अंदर एक बहुत तेज़ी से तब्दीली आ रही है, और ये तब्दीली गुज़िश्ता कई सालों से बिल्डअप हो रही थी, 2015 से लेकर 2022-23 के दरमियान में। और उसका ताल्लुक उनका एक ओवरऑल इस पूरे रीजन के अंदर, मशरक़ वस्ता में उनकी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, अफ्रीका के हवाले से, यमन के हवाले से, नॉर्थ अफ्रीकन शोर के हवाले से, और इसराइल के साथ उनका जो रिलेशनशिप है, और अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप में कुर्बत है, इन तमाम चीज़ों की वजह से उनकी जहन के अंदर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में एक तब्दीली जो है वो आ रही है। अब ये तब्दीली पाकिस्तान ने समझी नहीं, इसलिए पाकिस्तान को इस वक्त इतनी एक शॉकिंग फीलिंग है। और इस तब्दीली का बहुत बड़ा ताल्लुक ये है कि वो सऊदी अरब, जिसको वो पहले लीडर समझते थे, जीसीसी का जो ट्रूशल स्टेट्स बनी थी 1971 के अंदर, ये ट्रूशल स्टेट्स ने यूएई की शक्ल अख्तियार की, जिसकी 7 कंपोनेंट स्टेट्स हैं। इसका मज़ीद जिक्र मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर कैसे 1981 के अंदर जब गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी बनी, तो उस वक्त से सऊदी अरब को इसका लीडर जो है वो समझा गया। वो जो लीडरशिप है वो क्रैक कर गई है सऊदी अरब की यहाँ पे। ये एक इंपॉर्टेंट पिवटल पॉइंट है, जिसको मेरा ख्याल है इस तरह से अभी तक आपने ब्लैक एंड वाइट शक्ल में इसको शायद किसी ने पाकिस्तान के अखबार में या किसी पॉडकास्टर ने या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस तरह आपके सामने स्टेट नहीं किया होगा। और इससे पाकिस्तान के लिए बहुत से चैलेंजेस जो हैं वो पैदा होंगे। तो मेरा जो फर्स्ट वीलॉग का पहला हिस्सा है, इसमें मैं इस सूरत हाल को एग्जामिन करना चाहता हूँ। एंड नाउ लेट मी अलाउ कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन मैं कुछ स्क्रीन शेयरिंग थोड़ी आपके साथ कर लूँ। ये देखिए, ये फाइनेंशियल टाइम्स का वो एनालिसिस है, वाई द यूएई आस्क्ड पाकिस्तान फॉर इट्स $3.5 बिलियन बैक फौरी तौर पे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इसके एग्जैक्ट पॉइंट्स जो मैंने इसके हाईलाइट किए हैं, फॉर्चुनेटली एफटी हाईलाइट करने देता है, कुछ पब्लिकेशन जैसे इकोनॉमिस्ट हैं वो हाईलाइट नहीं करने देती। The UAE's ties with Pakistan date to Abu Dhabi's independence from UK in 1971, जब ट्रूशल स्टेट्स ख़त्म हुई और मुत्तहिदा अरब अमारात बनी 1971 के अंदर। और ये एक ब्रिटिश अमेरिकन डिज़ाइन था, इसमें उनका एक स्ट्रेटेजिक इनपुट था, जिसका मज़ीद जिक्र मैं एक और जगह पे करूँगा। द फर्स्ट 5 चीफ्स ऑफ स्टाफ ऑफ द एमिराती एयर फोर्स, जस्ट इमेजिन कि कितनी कुर्बत थी और पाकिस्तान का रोल जो है वो यूएई के अंदर कितना इंपॉर्टेंट था। द फर्स्ट 5 चीफ्स ऑफ स्टाफ ऑफ द एमिराती एयर फोर्स बट पाकिस्तानी सिटीजन, यानी एमिराती एयरफोर्स के पहले 5 जो चीफ ऑफ स्टाफ थे वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिसर थे। बल पाकिस्तान फ्लैग कैरियर Pakistan International Airlines (PIA) provided aircraft and training to Emirates Airline. The UAE in turn provided billions of dollars of financial support to Pakistan and hosts some 1.5 million Pakistani expatriates. Probably मेरा ख्याल ये फिगर ठीक नहीं है फाइनेंशियल टाइम का, मेरे ख्याल तकरीबन 19 लाख हैं, जिसका मैं मजीद आगे चल के जिक्र आपके साथ करता हूँ। अब ये दूसरा जो मैंने पीले रंग में, येलो में हाईलाइट किया है, The UAE's decision to seek immediate repayment this month surprised the finance ministry in Islamabad as well as the IMF, according to people familiar with the matter. Abu Dhabi had promised the fund, that is IMF, that it would not seek repayment until the end of Pakistan's program in 2027, a precondition for approving the bailout. ज़हन में रखिए कि ये जो अबू धाबी की स्टेट है, ये पाकिस्तान की तरह एडहॉकिज्म पे नहीं चलती। इसकी जो मैनेजमेंट है ये बड़ी ही प्रोफेशनल है। जब उन्होंने IMF को ये लिख के दिया हुआ था कि हम पाकिस्तान से ये पैसे नहीं लेंगे, गारंटी उन्होंने दी हुई थी, उस गारंटी से पीछे हटना एक बहुत बड़ी शिफ्ट है। ये जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है, the move also spelled the end of an ambitious Pakistani proposal that Islamabad's foreign minister said was agreed with Abu Dhabi in December to convert $1 billion of debt into investment in a military-linked conglomerate, the Fauci Foundation. Two people familiar with the plan now say it has been axed and the money earmarked for it has been repaid to the UAE. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सुना कि चंद महीने पहले इसहाक डार साहब ने बहुत ही फातिहाना तौर पे
ये ऐलान किया था इसाक डार साहब, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, कि कैसे $1 बिलियन जो कर्जा है उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू शेयर ऑफ द फौजी फाउंडेशन FF। और हमने इसको बहुत डिस्कस किया, तमाम पॉडकास्टर्स ने, सोशल मीडिया ने डिस्कस किया, अपने अपने एंगल से डिस्कस किया। लेकिन अब गुज़िश्ता चंद दिनों में पाकिस्तानी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वो भी ऑलमोस्ट चीज़ ख़त्म हो चुकी है और वो भी फौजी फाउंडेशन के शेयर जो हैं वो भी ख़त्म हो गए। अच्छा, अब एक और बड़ी खौफनाक चीज़ यहाँ पे नोट करें जो मैंने येलो में यहाँ पे हाईलाइट की है। Some observers, however, warn of the risk of over-reliance on financing from Saudi Arabia, which is now equivalent to roughly half of Pakistan's central bank reserves of $16 billion. आपने देखा कि पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत ही फातिहाना तरीके से उन्होंने कहा कि जनाब कोई मसला नहीं है, अगर हम मुत्तहिदा अरब इमारात को $3.5 बिलियन वापस कर रहे हैं तो हमें फौरी तौर पे रोल ओवर फैसिलिटी दे दी है, $3 बिलियन और हमें सऊदी अरब ने हमारे पास रख दिए हैं, और जो $5 बिलियन पहले सऊदी अरब के हमारे पास हैं सेंट्रल बैंक के रिजर्व में, उसका उन्होंने 3 साल के लिए रोल ओवर दे दिया है और हमें हर साल उसका रोल ओवर नहीं लेना पड़े। अब इसके अंदर क्या है कि पाकिस्तान के जो तकरीबन $16 बिलियन के इस वक्त सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स हैं, उसमें से $8 बिलियन तो सीधे सीधे पड़े हैं सऊदी अरब के, और पाकिस्तान की सऊदी अरब पे यहाँ पे एक ओवर रिलायंस होगी। 50% वहाँ से पड़े हैं, कुछ बाकी फिर चीन के हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी प्रिकेरियस सिचुएशन जो है वहाँ पर डेवलप कर गई। अच्छा, अब एक और चीज़ है इसके अंदर जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया सऊदी अरब के साथ, उस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट में अब पाकिस्तान ने मजबूरन अंडर प्रेशर आके पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स को और 13,000 कॉम्बैट ट्रूप्स को ईस्टर्न सऊदी अरब के अंदर प्लेस भी कर दिया है, जिसका कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने चंद दिन पहले ऐलान किया। इनफैक्ट जब पाकिस्तान में पहला राउंड हुआ JD वैंस का और ईरानियंस का, तो उसके फ़ौरन बाद सऊदी मिनिस्ट्री डिफेंस ने इसका ऐलान किया, जो बेसिकली तौर पर एक वार्निंग थी एक तरह से ईरान को कि देखें अगर आपने दोबारा हमारे ऊपर मिसाइल स्ट्राइक्स की या ड्रोन स्ट्राइक्स की तो यहाँ पर पाकिस्तान की एयरफोर्स बैठी हुई है। तो ये एक तरह से उन्होंने अपने लिए एक इंश्योरेंस गारंटी यहाँ पे खरीदने की कोशिश की है। नॉट डैट कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान और ईरान जो है वो लड़ने बैठ पाएंगे, ये एक सिग्नलिंग की गई है ईरान को समझाने के लिए। अब FT का आर्टिकल ये कहता है कि जब म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया था सितंबर 2025 के अंदर, तो दोनों साइड्स पे इसकी अंडरस्टैंडिंग थी। सऊदी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इस डिफेंस पैक्ट के नतीजे में उनको कोई पाकिस्तान के कॉम्बैट ट्रूप्स के एयरफोर्स को सऊदी अरब की सरजमीन पे रखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। मेयर फैक्ट कि उन्होंने एक ऐसा डिफेंस पैक्ट किया है, ये ईरान को ऐसा सिग्नल करेगा कि ईरान जो है वो उनकी सरजमीन के ऊपर हमला नहीं करेगा। इसका ये मतलब है कि सऊदीज़ को उस वक्त सितंबर 2025 में, जबकि लोग ये समझते थे कि कतर पे इसराइली हमले के नतीजे में ये हुआ है, सऊदीज़ को क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी जो हम लोगों को नहीं थी, लेकिन खैर मुझे तो थी, मैंने आपको उस वक्त भी इंडिकेट किया था। लेकिन सऊदीज़ को क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कि ईरान के साथ एक जंग जो है वो बिल्डअप हो रही है, और जब ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करेगा और इजराइल हमला करेगा तो ईरान जो है वो हमें टारगेट करेगा। तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट इसलिए किया था कि ईरान को उन्होंने वहाँ पर वॉर्न करने की कोशिश की थी। अब FT ये कहता है कि ईरान, सऊदी अरब को ये पता चला है कि बावजूद इसके कि उनका पैक्ट था, ईरान ने कोई परवाह उसकी नहीं की, उन्होंने फिर भी हमला कर दिया। अब अगर पाकिस्तान की ट्रूप्स की प्रेजेंस मौजूद है और ईरानी इतने डेस्परेट हैं कि इसराइली उनको कत्ल करने के लिए आ रहे हैं और अमेरिकन उनके ऊपर हमला कर रहे हैं और वो बिल्कुल एक्जिस्टेंशियल थ्रेट में है, तो फिर सऊदी ट्रूप्स की प्रेजेंस भी कितनी एक रिलायबल होगी। एक तो ये चीज़ है। दूसरा इसके अंदर एलिमेंट है कि पाकिस्तान ने अगर ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया तो इस उम्मीद पे किया कि सऊदी अरब पाकिस्तान की इकॉनमी जिसके बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स डिफेंस के अंदर, स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अब FT ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी एनालिस्ट ये समझते हैं, जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, कि इसके भी चांसेस बड़े कम हो गए, इसलिए कि सऊदी अरब के अपने जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक मसाइल हैं और इन्वेस्टमेंट नीड्स हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, और इस जंग के नतीजे में उनकी शिद्दत और इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। दी म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हैड रेज्ड होप्स ऑफ मोर सऊदी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट इन एक्सचेंज फॉर पाकिस्तान's military might, but two of the Pakistani advisors said Riyadh, which is facing tightening liquidity and a widening deficit while managing vast domestic financial commitments, had so far shown limited appetite in translating the accord into investment. ये अब मैंने आपको दिखाया, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा हेल्पफुल होगा जब आप इसके ऊपर गौर करेंगे, और ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया। अब इसके साथ दूसरी एक चीज़ नोट करें कि इस वक्त ये जो GCC कंट्रीज़ हैं, इसके अंदर जो क्योंकि ये कहानी अब सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स पे नहीं रहेगी, जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में, इनफैक्ट मैं अगर इससे पहले आपको एक और दिखा दूं, ये गुज़िश्ता आप कह लें कि 24 घंटे में एक एनालिसिस छपा है इकोनॉमिस्ट के अंदर, आप देख सकते हैं, UAE डबल्स डाउन ऑन इसराइल एंड अमेरिका।
ये एनालिसिस ये कहता है कि ये ओपेक से जो इन्होंने विड्रॉ किया है मुत्तहिदा अरब अमारात ने, ये इन्होंने सऊदी लीडरशिप को चैलेंज कर दिया है, सऊदी लीडरशिप को वीक करने की कोशिश की है। एट द सेम टाइम मुत्तहिदा अरब अमारात ने सिग्नल ये किया है कि उन्होंने ये सिग्नल, बावजूद इसके कि अमेरिका और इसराइल की जंग की वजह से उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमले ईरान ने किए हैं, उन्होंने जो अपनी कैलकुलेशन की है कि उनका फ्यूचर वाबस्ता है इसराइल के साथ और उनका फ्यूचर वाबस्ता है अमेरिका के साथ। कि मैं इसका एक पैराग्राफ आपको पढ़ के बताता हूँ। अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिस्ट आपको हाईलाइट नहीं करने देता, लेकिन ये मेरे परमानेंट हाईलाइट नहीं करने देता, शायद ये टेम्प्रेरी हाईलाइट इसमें रह जाए। ये देखिए, सेकंड and closely related, the UAE is sending a message to America where Mr. Trump can see OPEC's loss as his own strategic gain. ठीक, अमेरिका का गेन है, ओपेक का लॉस होना, ओपेक का कमज़ोर होना अमेरिका का स्ट्रेटेजिक गेन है। The UAE has suffered more than any of its near neighbors from Iranian missiles and drone strikes, yet rather than publicly blame Mr. Trump for starting the war, the UAE has chided over other countries for offering too little solidarity. By quitting OPEC now, the UAE shows that it looks to America and Israel for security. And as important, it is seeking to further develop an economy that complements its exports of fossil fuels with ties to America in travel, investment and technology. ये हाईलाइट नहीं करने देता, वरना मैं इसको हाईलाइट कर देता। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक नई थिंकिंग पैदा हो गई है कि यूएई जो है वो अपने आप को सऊदी अरब से और सऊदी अरब के रिलेशनशिप से दूर लेके जा रहा है, जीसीसी के रिलेशनशिप से दूर लेके जा रहा है। मैं मज़ीद इसका जिक्र करता हूँ। और वो अपने आप को ज़्यादा क्लोजली अमेरिका और इसराइल के रिलेशनशिप के अंदर लेकर जा रहे हैं, जिसकी मज़ीद इंप्लीकेशंस होंगी। अब जो मज़ीद इंप्लीकेशंस होंगी तो ये मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ, जो अल जज़ीरा का एक आर्टिकल है जो चंद दिन पहले छपा, जिसका उन्वान है Where do the 35 million foreigners living in the GCC come from? More than half of the 62 million people in the 6 Gulf Cooperation Council countries are foreign workers. वो कहते हैं कि ये जो 62 मिलियन लोग रहते हैं GCC कंट्रीज़ में, यानी 6 करोड़ 20 लाख लोग, इसमें से तकरीबन आधे से ज़्यादा 35 मिलियन लोग जो हैं ये फॉरेनर्स हैं। अब इसका हिसाब किताब, ये आर्टिकल आप ज़रूर देखें, मैं अब सारा तो नहीं इसको पढ़ के सकूँगा एक एक लाइन। ये अब देखें, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन दी है कि कैसे कुवैत की आबादी के 4.8 मिलियन है, तो इसमें 1.5 मिलियन लोग जो हैं इसके अपने हैं, और 3.3 मिलियन लोग जो हैं उनसे ज़्यादा डबल जो हैं वो बाहर के हैं। बहरीन की ही सूरत हाल है कि उनकी क्या अच्छा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त चूँकि हमारे लिए यूएई है, यूएई की बहुत ही अजीब सूरत हाल है कि 11.5 मिलियन की पॉपुलेशन है, 1 करोड़ 10 लाख की, उसमें नेशनल सिर्फ 1.3 मिलियन है, 13 लाख उनके अपने नेशनल्स हैं, जबकि नॉन नेशनल जो हैं वो 10.4 मिलियन है। सऊदी अरब की सिचुएशन सबसे बेहतर है, ओमान है, ओमान। अच्छा, अब मैं इसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन आपको देना चाहता हूँ। देखिए, हम यूएई के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मीडिया इनसाइट, अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बेस्ड आउट ऑफ द यूएई, the 10 largest groups of non-nationals living across the 6 GCC countries are from इंडिया 9.1 मिलियन, 91 लाख लोग जो हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान के इस वक्त मौजूद हैं 6 GCC कंट्रीज़ के अंदर। बांग्लादेश में 5 मिलियन 50 लाख हैं, पाकिस्तान के तकरीबन 4.9 मिलियन, तकरीबन आप 49 लाख या 50 लाख हैं, इजिप्ट के इतने। अच्छा, अब ये तो आपने ओवरऑल GCC का देख लिया। अब मैं मज़ीद आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखें, ये भी चार्ट्स, बड़ा हेल्पफुल आर्टिकल है, इसको आप पढ़ें। सऊदी अरेबिया को हम फिलहाल इग्नोर कर देते हैं, हम नीचे आते चले जाते हैं, हम यूएई पे आ जाते हैं कि यूएई की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। The 6 largest groups of non-nationals living in the UAE are from India, 4.3 million 60,000, यानी 43,40,000 लोग जो हैं वो हिंदुस्तान के हैं, और इसमें से बहुत बड़ी तादाद में पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स हैं जो उनकी रिटेल सेक्टर को कंट्रोल करते हैं, फाइनेंस को, बैंकिंग को, इकॉनमी। पाकिस्तान की अब 19 लाख यहाँ पेंशन है, बांग्लादेश के 8,40,000 हैं, फिलीपीन के 7,80,000 हैं, ईरान के 5,40,000 हैं, इजिप्ट के 4,80,000 हैं। अब गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तानियों को यूएई के अंदर मुलाजमत में, वीज़े में बहुत सी दिक्कत हुई। हिंदुस्तानियों की परसेंटेज बढ़ती चली गई, जबकि पहले पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी तक, अगर हिंदुस्तानी हमेशा से ही ज़्यादा थे, लेकिन इतनी ज़्यादा उनको नहीं थी डोमिनेंस कि अगर आप 19 लाख के डबल कर दें तो 38 बनते हैं। अब हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों से दुगने से भी वहाँ पर ज़्यादा हैं। अब जब इसको आर्टिकल को आप देखते हैं, ये जो इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है जो आपको कहता है कि यूएई डबल डाउन ऑन इजराइल एंड अमेरिका, कि यूएई अपने आप को ज़्यादा करीब लेके जा रहा है इसराइल और अमेरिका के बावजूद इसके कि जंग से उनकी मुश्किलात में बहुत इजाफा हुआ है। और उसके साथ अब यहाँ पे सूरत हाल देखते हैं कि कैसे इंडिया की जो है प्रोफेशनल पाकिस्तान से दुगने से भी ज़्यादा है यूएई के अंदर। तो आपको बहुत आसानी से, ख़ास करके जो लोग रहते हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि चीज़ें किस डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं और इसका क्या मतलब है। मैं अब आपको थोड़ा सा बता दूँ, इसमें से बहुत से लोग आप में से इससे वाकिफ़ भी होंगे। एक AI ओवरव्यू है
लेकिन इसको अगर मैं थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लें, देखिए ये जो स्टेट्स हैं जो अबू धाबी बनी 1971 में, ये क्रूशल स्टेट्स थी। किसी ज़माने में इसको पायरेट्स भी कहते थे, ओरिजिनली नोन एज द पायरेट कोस्ट इसको कहते थे। ये जो क्रूशल स्टेट्स हैं, इनको क्रूशल इसलिए कहते थे कि इन्होंने ट्रूस किए हुए थे ब्रिटिश एम्पायर के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ब्रिटिश एम्पायर के साथ, बुनियादी तौर पर ब्रिटिश के साथ 19th सेंचुरी में। और ये सब ने इंडिविजुअल किए हुए थे प्रोटेक्शन के लिए, पर्शियंस के ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन से, ऑटोमन के ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन से, और मुख्तलिफ आपस में इनको प्रोटेक्शन चाहिए थी। और ये जो 7 शेखडम्स थे, ये थी अबू धाबी, अजमान, दुबई, फुजैरा, रास अल खैमा, शारजा एंड उम कोवैन, इफ़ आई करेक्टली प्रोनाउंस इट। और 1979 जब 1969 में ब्रिटिश ने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम इस इलाके को सिक्योरिटी नहीं दे सकते फॉर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक रीजंस, वो यहाँ से विड्रॉ कर रहे थे, तो यहाँ पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे अमेरिका ने स्टेप इन किया। और ब्रिटिश और अमेरिकन स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन में अबू धाबी की इसकी क्रिएशन हुई मुत्तहिदा अरब इमारात की। अगर आप वैसे वहाँ रहते हैं तो वहाँ का लिटरेचर पढ़ेंगे, वो कहेंगे नहीं ये शेख साहब का विज़न था, लेकिन जो आप यहाँ से देखते हैं अमेरिका से, तो आपको पता चलता है कि नहीं ये यूके का और यूएस का विज़न था कि आपको एक यूएई बना देते हैं इन सब की। तो यूएई इस तरह से बनी और इसको स्टिच हुआ, और जैसे ही ये बनी इसको अगले ही दिन इसको मतलब 24 घंटे के अंदर अमेरिका ने इसको रिकग्नाइज़ कर लिया। ठीक है, अब ये सारा बैकग्राउंड है। इस पे अगर हम रहें तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि वापस आ जाता हूं मैं इस पर, क्यों फिर मैं आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बताता हूं इसके बारे में। देखिए 2 किस्म की स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग्स हुई मशरक़ वस्ता में, जो ब्रिटिश पावर ने वहाँ से विड्रॉ किया और अमेरिकन पावर ने स्टेप इन किया। पहली वो जिसका मैंने भी आपको स्क्रीन शेयरिंग करके बताया कि कैसे ट्रूशल स्टेट्स जो थी, जिसको कभी पायरेट कोस्ट कहते थे, जहाँ बहरी कज़ाक हुआ करते थे, वहाँ पर एक स्टिचिंग हो गई पॉलिटिकल, जिसे ब्रिटिश ने प्रपोज़ किया, अमेरिकन ने उसे ओन किया और अमेरिकन से फौरी तौर पे उसको रिकगनाइज़ किया, जिसके नतीजे में 1971 में मुत्तहिदा अरब अमारात की क्रिएशन हुई और 7 स्टेट्स उसके अंदर मर्ज कर गई जो इससे पहले बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी और सब की सब ब्रिटिश सुज़रेनिटी भी थी। ये पहली ग्रुपिंग हुई स्टेट्स की, जिसके नतीजे में यूएई बना 1971। विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स एक दूसरी ग्रुपिंग हुई, और वो दूसरी ग्रुपिंग जो हुई वो हुई गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, जीसीसी के नाम से, जिसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि वो उसकी पहला इजलास अबू धाबी में हुआ या पहली मीटिंग उसकी जो है वो रियाद में हुई, लेकिन इसको सऊदी अरब ने लीड किया। इसमें सेकंड लार्जेस्ट स्टेट जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात थी, लेकिन इसका लीडर जो है वो सऊदी अरब। अब जो चीज़ आप देख रहे हैं कि वो जो क्रूशल स्टेट्स यूएई बनी थी और जिनको बैकिंग थी यूएस यूके की, वो मर्ज करके एक बड़ी सॉलिड स्टेट बन चुकी है, जो साइंटिफिकली ज़्यादा एडवांस भी है, जिसने इन्वेस्टमेंट भी गेन की है, जिसके अंदर इस वक्त अपनी आबादी सिर्फ 1.3 मिलियन है, 13 लाख अपने लोग हैं और 7 स्टेट्स में, लेकिन उसके अंदर तकरीबन 10 मिलियन जो हैं, 1 करोड़ लोग जो हैं वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट और फिलीपींस के हैं। अब यहाँ पे दरारें पड़ गई हैं, जीसीसी के दरमियान में टोटल दरारें पड़ गई हैं। सऊदी अरब से दरार पड़ गई है, कतर डिफरेंट तरीके से सोच रहा है, ओमान डिफरेंट तरीके से सोच रहा है, और तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो फ्रैक्चर हो गया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को और मिलिट्री को इन फ्रैक्चर्स को देखना भी पड़ेगा। आई एम श्योर कि वो एग्जामिन भी कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत परेशानी होगी, और उनको अपने मफादात को और अपने एक्सपर्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो उनकी एक्सपोर्ट्स के साथ साथ सबसे बड़ी उनकी फॉरेन रेमिटेंसेस की अर्निंग है और उनकी एक स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड है। और मैंने आपको बताया कि किसी ज़माने में हम कितने करीब थे कि मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरफोर्स के पहले 5 जो एयरफोर्स चीफ थे वो पाकिस्तानी थे। अब इस चैलेंज की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इस बदलते हुए स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन का असर पाकिस्तानी जो डायस्पोराज हैं उनकी मुलाजमत के ऊपर, उनकी कंटिन्यूएशन के ऊपर भी इसका पड़ेगा, और पाकिस्तान को इस हवाले से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अब मैं यहाँ से छलांग लगाता हूँ और मैं वापस आता हूँ अमेरिका की तरफ। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या सूरत हाल जो है वो डेवलप करिए। इन सब को हम बंद कर देते हैं और इसके ऊपर हम आ जाते हैं जहाँ हम आपके सामने न्यूयॉर्क टाइम्स का पेज मैंने खोला है। वैसे तो अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर तमाम तर फोकस डोमेस्टिक है। उसकी वजह है कि जो वोटिंग राइट जो एक्ट था, जो वोटिंग राइट बिल था या एक्ट था, उसका पुराना चला आ रहा था, उसकी जो नई इंटरप्रिटेशन की है लुजियाना के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने, आप देख रहे हैं कि ये सारी खबरें उसी भरी हैं। वोटिंग राइट्स रूलिंग कुड फ्यूल अनएंडिंग जेरीमैंडर वॉर्स, लुजियाना विल डिले इट्स हाउस प्राइमरीज आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस, सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस कुड स्टॉल अ जनरेशन ऑफ ब्लैक लीडर्स। अच्छा, ये हाउ डिड वोटिंग राइट्स एक्ट चेंज ब्लैक रिप्रेजेंटेशन इन 10 स्टेट। सो बेसिक मेरा कहने का मतलब ये है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दीज हेडलाइन जिसको शायद पाकिस्तान में बैठे लोग ना समझ सकें, अमेरिका में इस वक्त एक
खलबली मच गई है, बिकॉज डेमोक्रेट्स, सिविल सोसाइटी के लोग, पॉलिटिकल एनालिस्ट समझते हैं कि रिपब्लिकन्स और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मिड टर्म इलेक्शंस को रिग करने की एक सोफेस्टिकेटेड धांधली की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला हुआ है गुज़िश्ता 24-36 घंटों में, इसके ज़रिए जो रिपब्लिकन स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा क्रिएट किए जाएंगे और जो ब्लैक वोटिंग राइट्स हैं या ब्लैक रिप्रेजेंटेशन है उसे सप्रेस किया जाएगा। दूसरा जो ख़तरा जो इस वक्त आर्टिकल एनालिसिस मेरे सामने नहीं है, जो पिछले हफ्ते छपा था चंद दिन पहले, जिसमें इकोनॉमिस्ट ने ये एक एनालिसिस किया था कि ये जो इलेक्शन होगा मिड टर्म का, इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा ये है कि हाउस तो हाउस, इसमें सेनेट भी रिपब्लिकन्स लूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि फेडरल जो इदारे हैं, वफाकी इदारे जो अमेरिका के हैं, जैसे आइस है और इमिग्रेशन है, कस्टम्स है, बहुत से और इदारे हैं, इनको इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा कि जो माइनॉरिटी वोटर्स हैं, जिसमें हिस्पैनिक हैं, जिसमें और भी बहुत से लोग हैं जो लातीनी अमेरिका से आए हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, उनके वोट को डिस्करेज किया जाए। और मेरा ख्याल कहा जा रहा है कि आपके पास सिटीजनशिप यानी पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, वो या कुछ ऐसी आईडी होनी चाहिए कि आप साबित कर सकें कि आप अमेरिकन सिटीज़न हैं। बादी नज़र में प्राइमा फसाई तो ऑफकोर्स सिटीज़न ही होंगे तो वोट डालेंगे, लेकिन अमेरिका में नॉन सिटीजन्स का वोट डालने की इंसिडेंस बहुत कम होती है। ये बिल्कुल बकवास बात है, लेकिन अब लोगों को डरा के ये कोशिश की जा रही है कि वो माइनॉरिटीज़ जो नए आई हुई माइनॉरिटीज़ इमिग्रेंट्स होते हैं, जो प्रीडोमिनेटली डेमोक्रेट्स को वोट डालते हैं, उनको डिस्करेज किया जाए और यूँ एक इलेक्शन को एक सोफेस्टिकेटेड तरीके से मिड टर्म को रिग करने की कोशिश जो की जा रही है। अमेरिका के अंदर की सारी डोमेस्टिक डिबेट इस हवाले से है, ठीक, पर ये डिबेट ऐसी है जिसको मैं आप लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। अब मैं आता हूँ असल चीज़ की तरफ कि इस वक्त हमारे हिसाब से खप क्या पड़ गई। अब इस वक्त ये एनालिसिस आप देखिए कि हाउ ट्रम्प्स ईरान ब्लॉकेड इज कॉम्प्लिकेटिंग अ हाई स्टेक्स ट्रिप टू चाइना, और if President Trump flies to China as planned in May, the primary topic will clearly be the rippling economic effect of a war that Beijing has made clear it viewed as unnecessary. अब प्रॉब्लम क्या हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो ट्रिप था चीन का वो डिले सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था, वो सिर्फ इसलिए डिले किया था, इसकी हेडलाइन को मैं सामने रखता हूँ आपके सामने, इसको डिले इसलिए किया था कि उनको लग रहा था कि जब मैं जाऊँगा मई में और शी जिनपिंग से मैं बात करूँगा ट्रेड की डिफरेंट चीज़ों की, तो ना सिर्फ ये कि ईरान की जंग ख़त्म हो गई होगी, बल्कि मैंने उस जंग को इस तरह से हैंडल किया होगा कि चीन डर गया होगा, चीन सहम गया होगा, मेरी जो मिलिट्री पावर है उसके नतीजे में जब ईरान सरेंडर कर चुका होगा और मेरी मर्ज़ी की मनपसंद डील मुझे मिल गई होगी, तो शी जिनपिंग भी ज़रा मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी के तौर पर देखेंगे और ज़्यादा इज्जत से मेरे से डील करेंगे और मुझे उसमें से फ़ायदा होगा। ये लिखा हुआ है इसके अंदर, ये मैं अपने जहन से घड़ नहीं रहा। कई दफ़ा लोग कहते हैं जी आप ये दिखा के क्यों न्यूज़कास्टर बन गए। देखिए, मेरे लिए अपनी क्रेडिबिलिटी रखना बड़ा ज़रूरी है ताकि जब लोग इसको सुने उनको पता चले कि मैं इधर उधर से हवा की बातें नहीं मार रहा होता, मैंने जो चीज़ देखी होती है वो एक सॉलिड एनालिसिस के तौर पे आ रही। तो ये एक सॉलिड एनालिसिस छप रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये गलतफहमी थी, लेकिन वो गलतफहमी बदकिस्मती से डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूरी नहीं हो सकी। वो लेने के देने पड़ गए हैं। ईरान उधर ही खड़ा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बंद हुई भी है, शी जिनपिंग से मुलाकात का वक्त जो है आ गया है और पहली दफ़ा शी जिनपिंग ने इसके हवाले से स्टेटमेंट्स भी देनी शुरू कर दी हैं। इन पब्लिक एंड इन प्राइवेट मिस्टर शी हैज़ डिमांडेड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स रीओपन द वाटरवे थ्रू विच चाइना इंपोर्ट्स अबाउट 1/3 ऑफ इट्स ऑयल एंड गैस। एक तो पहले पब्लिक, प्राइवेट तो चाइनीज़ कह ही रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पब्लिकली भी अमेरिकन को ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई बहुत हो गई है, बहुत हो गई है, कि खोलें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, इसका बहुत क्राइसिस है दुनिया के लिए। ऊपर की भी एक लाइन देख लें, the primary topic will clearly be the rippling economic effects of a war that Beijing has made clear it viewed as unnecessary. बीजिंग ने और चाइना ने शुरू से ये बात पोजीशन रखी हुई है कि ये एक वाहियात, बेकार, फजूल किस्म की जंग है जिसने दुनिया के लिए एक क्राइसिस खड़ा कर दिया। अब होने लगी है मीटिंग, ठीक है। एट द टाइम ऑफ दैट डिसीजन, members of Mr. Trump's national security team said they hope that forcing Iran into a nuclear deal after a relatively short bombing campaign would be a demonstration of American power and reach. They also saw it as a warning to Beijing as Mr. Trump sought a rapprochement with the country that is America's largest military, technological and economic competitor. वही चीज़ कि उनको बहुत उम्मीद थी कि ये हमारे फेवर में कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, चीन हमसे थोड़ा सा घबरा जाएगा, डर जाएगा, इम्प्रेस हो जाएगा। But that assumption, like so many others about the course of this war with Iran, has now gone badly awry. उल्टा हो गया, लेने के देने पड़ गए। अच्छा, अब आप देखें कि if Mr. Trump flies to China as planned with an intensive, if, दोबारा if का सवाल, अब देखिए कितनी खतरनाक चीज़ हो गई है अमेरिकन पॉइंट। if यानी इतनी परेशानी हो रही है कि भी अब जाना भी है चीन के नहीं जाना। if Mr. Trump flies to China as planned with an intensive 2-day visit starting from May 14th, the primary topic will clearly be the rippling economic effects of a war that China has made clear it viewed as unnecessary. Mr. Xi went further recently, warning the world may be returning to the law of jungle
दो मेड नो स्पेसिफिक रेफरेंस टू ईरान और द स्टेट एट द टाइम। उन्होंने कहा कि ये जो जंग है, दुनिया जो है वो जंगल के कानून की तरफ जा रही है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी तस्वीर, वो इन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे अमेरिकन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने एक बंदूक अपनी ऑटोमेटिक पकड़ी हुई है, उसकी तस्वीर उन्होंने इशू कर दी है कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। जबकि चीनी मुसलसल के कह रहे हैं कि ये दुनिया जो है ये जंगल के कानून की तरफ जा रही है और ये दुनिया इस तरह से नहीं चल सकेगी। अब ये समिट अगर होता है 14-15 मई को, तो ये एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टैब्लिशमेंट के लिए। अब यहाँ पे ग्रीन में जो मैंने हाईलाइट किया है, मोर देन अ वीक अगो द चाइनीज लीडर डायरेक्टली कॉल्ड फॉर द रीओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट, टेलिंग Crown Prince Mohammed bin Salman of Saudi Arabia, according to Chinese state media, that it should remain open to normal navigation, which is in the common interest of the regional countries and the international community. तो ये वो इस वक्त चैलेंज है जो बहुत शिद्दत से अमेरिका में महसूस किया जा रहा है कि, और फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो नेगोशिएशन एबिलिटीज़ हैं उसके बारे भी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को, अमेरिकन इंटेलिजेंसिया को, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा परेशानी है कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ये समझा कि मैं बिजनेस डील्स कर लूँगा, लेकिन कहाँ रियल एस्टेट की डील्स करना, कहाँ दुनिया की स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के साथ बातचीत करना। तो अब एक धड़का लगा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ क्या जाके करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। अब देखिए, ये दूसरा दिन जो था, मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ कि अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस पीट हेगसेथ जो हैं, उन्होंने एक नई बात की है जिसकी बड़ी परेशानी पाई जाती है और जिससे मतलब लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अज़ाइम जो हैं वो क्या है। ये सेनेट के सामने उनकी हेयरिंग हुई, पहले हाउस के सामने उनकी हेयरिंग थी, मेरी अंडरस्टैंडिंग है सेकेंड डे उनकी हेयरिंग थी। ईरान की जंग के हवाले से हेयरिंग असल में नहीं है, लेकिन इसकी हेडिंग हम पढ़ लें। हेगसेथ सेज दैट ईरान सीज फायर स्टॉप्स क्लॉक फॉर कांग्रेशनल अप्रूवल। वो है तो ये हेयरिंग बुनियादी तौर पे पेंटागन के लिए 1.45 ट्रिलियन डॉलर बजट मांगने के लिए, लेकिन बजट की सारी बहस जो है वो ईरान की जंग के ऊपर हो रही है, जहाँ ये सवाल उठ रहा है कि जंग क्यों हुई है, ईरान से हमें क्या ख़तरा था, हमारा कितना खर्चा हो गया, ये जंग कितनी देर चलेगी। अब उसमें सवाल ये उठा है ऑन सेकेंड डे 30 अप्रैल को कि 60 दिन पूरे हो गए हैं, तो तो इसके आगे या तो आप हमें सर्टिफिकेट दें कि 30 दिन के लिए आपको ये हॉस्टिलिटीज एक्सटेंड करनी है, या ये और आप 30 दिन के अंदर अमेरिका का जो नेवल बिल्डअप है उसको आप ईरान के ऊपर जो आपने चढ़ाया हुआ है उसको आप वहाँ से निकालेंगे और हमारे सोल्जर्स को वापस लेके आएंगे, या हमें बताएं क्या सूरत हाल है। अब पीट हेगसेथ ने वहाँ पर पोजीशन ये ले ली है कि चूंकि हमने सीज फायर किया हुआ है, इसलिए जो 60 डेज़ की टर्म थी, जो 60 डेज़ का टाइम पीरियड था, ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गया। यानी हम स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। अगर 3 दिन हम सीज फायर करते हैं, 3 दिन हम बॉम्बिंग करते हैं, तो जंग 3 दिन की होगी और 3 दिन जो है वो अमन का टाइम पीरियड जो है वो उसका तस्वर किया जाएगा। अमेरिका के अंदर कभी ने इस किस्म की 6 किस्म की हरकतें जो है वो कांग्रेस के सामने किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं की, अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस जो मैं इस वक्त आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अब देखिए कि डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ टोल्ड कांग्रेस ऑन थर्सडे दैट प्रेसिडेंट ट्रंप डज नॉट हैव टू कंप्लाई विद द लॉ requiring presidents to seek congressional authorization to continue a war beyond 60 days because the ceasefire agreement reached with Iran has paused the clock on any such obligation. ये वो सूरत हाल है जिससे दो चीज़ें पैदा हुई हैं। एक तो ये कि एडमिनिस्ट्रेशन किसी डोमेस्टिक कानून को भी समझ नहीं रही, उसको किसी खातर में नहीं लाती और हर चीज़ को ये फाड़ फूड़ के किसी और डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं। दूसरा ये कि इनके इरादे क्या हैं, जब ये बता नहीं पा रहे कि ये जंग ख़त्म नहीं हुई, तो इनके इरादे यहाँ पे क्या हैं, क्या ये दोबारा एक हॉस्टिलिटीज़ जी यहाँ पे करना चाह रहे हैं। और ये एक ऐसी एक्सप्लेनेशन है जिसको या आप अगर खातून को देख सकते हैं यहाँ पे, तो इन्होंने इनसे बुनियादी तौर पर सवाल ये पूछा है सेक्रेटरी से कि भाई ईरान ने तो कोई हमारे से जंग की नहीं थी, हमारे पास कोई ऐसी एविडेंस इसकी नहीं आई है। और इसके जवाब में पीट हेगसेथ ने ये इल्ज़ाम लगाया है और वो इल्ज़ाम बहुत इंटरेस्टिंग है जो उसके जवाब में उन्होंने कहा है। बेसिकली पीट हेगसेथ यहाँ पे क्या कहते हैं, पीट हेगसेथ ये कहते हैं कि ये जितने डेमोक्रेट्स हैं ये ईरान के साथ मिले हुए हैं और ये चाहते हैं कि हम अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लें। क्या करें हम, अगर हम इनकी बात मान लें तो पीट हेगसेथ ये कहते हैं कि हमें शिकस्त हो जाएगी। वैसे प्रेसिडेंट कह रहे हैं, उनकी टीम ये कह रही है, उनके सारे सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि हमने मार मार के ईरान का भुरकस निकाल दिया है, हमने तबाह बर्बाद कर दिया है। और पीट हेगसेथ खुद भी यहाँ पे ये कह रहे हैं कांग्रेस के अंदर कि हम जीत चुके हैं। और लेकिन जब वो ये कहते हैं तो लोगों को परेशानी होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने दिल में, इन द हार्ट ऑफ इट्स हार्ट, अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है कि हमें हमारे स्ट्रेटेजिक गोल्स नहीं मिल सके और अगर इस स्टेज पे हम वॉकअवे करते हैं जंग से, जंग को बंद करते हैं, तो स्ट्रेटेजिकली हमें शिकस्त हो जाएगी। ये इन अदर वर्ड्स पीट हेगसेथ ये चीज़ कह बैठे हैं कांग्रेस के सामने। अच्छा, एक इसमें से चीज़ देख लिए, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि लीगल स्कॉलर्स फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम रिजेक्टेड मिस्टर हेगसेथ्स assertion that a ceasefire pushes off a deadline for a president to win authorization for the hostilities. अच्छा, अब ये तो हो गई बात कि क्या ख़तरात यहाँ पे पैदा हो गए, लेकिन मज़ीद इसका साइड ये देख लें कि इसी 24 घंटे के अंदर ईरान के जो लीडर हैं, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई,
उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी रिटन स्टेटमेंट जो है वो इशू कर दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया ये बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं जो पहले प्रेजेंट किया गया मैं वो आपको बता दूं, जो इसको इंटरप्रेट किया गया है अमेरिका के अंदर वो ये है कि उन्होंने कहा है कि ईरान एक तो नया लीगल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के लिए, और अमेरिका का और वेस्ट का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान को जो है वो बिलोंग करती है। By the will and the power of the God, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। The bright future of the Persian Gulf region will be a future without America, said the statement, which was released on Iran's National Day of the Persian Gulf, an annual commencement of a 1622 military victory over Portugal in the Strait of Hormuz। बुनियादी तौर पे अगर आप इसी को गौर से देख लें कि ईरानियंस का ये एक एनुअल इवेंट होता है जो नेशनल डे ऑफ द पर्शियन गल्फ है, जिसमें वो ये सेलिब्रेट करते हैं कि 17वीं सदी के शुरू में जब अब्बास शाह की सफ़ाविद डायनेस्टी थी तो उन्होंने पुर्तगीज़ को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से जो ये आइलैंड है हॉर्मज़ का, इससे उनको निकाला था, और ओमान से भी उन्होंने उनको निकालने में रोल प्ले किया था, और वो इसको अपनी फ़तह के तौर पे मनाते हैं। तो ज़ाहिर है कि जब आप 23 मार्च मनाते हैं पाकिस्तान में तो आप इस किस्म का आपका एक रेट्रिक होता है कि जो मुश्तबा ख़amenei ने यहाँ पे इशू किया। अब अमेरिका में इसको बताया जा रहा है कि ये एक बड़ी ईरानियन जो है बेलिजरेंस है, ईरानी अपना एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसमें उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट जो है वो इशू की है। तो लेकिन ज़ाहिर है कि अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक नया चैलेंज है कि एक तरफ सेक्रेटरी समझते हैं कि जब तक हम स्ट्रेट खुलवाते नहीं हैं हम शिकस्त खोरदा हैं, हमारी डिफीट हो गई है, दूसरी तरफ से ईरानियन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसको बंद करने से पहले, बात को ख़त्म करने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बता दूँ कि जो चीज़ ईरानियन आपको नहीं बताना चाहते वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। The holiday commemorates the day that combined the forces of the Safavid Empire and the British East India Company captured Hormuz, expelling the Portuguese from the Strait of Hormuz। ये क्या मामला है मैं इसको बंद आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताता हूँ, फिर मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। देखिए 1622 में जब सफ़ाविद्स ने अब्बास शाह के ज़माने में हॉर्मज़ को फ़तह किया, उससे पहले 100 बरस तक, 100 बरस, एक पूरी सेंचुरी ऐसी है जिसमें पोर्टुगीज़ ने पूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को कंट्रोल किया हुआ था, और जितने ये आइलैंड हैं, कैश्म है, ख़ुद इसका हॉर्मज़ का आइलैंड है, और ओमान की सारी कोस्टल बेल्ट और ये मस्कत और ये सब जो हैं ये पुर्तगालियों के कंट्रोल में थे। और 1622 में जब अब्बास शाह ने दोबारा रीयूनाइट किया ईरान को, और उन्होंने एक तरह से ऑटोमन्स को भी उन्होंने चैलेंज किया, तो उस वक़्त पुर्तगीज़ को जो शिकस्त दी थी उसमें इंडिया से बैठी हुई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका रोल इसलिए था कि ईरानियंस के पास ग्राउंड ट्रूप्स तो थे लेकिन उनके पास नेवल पावर नहीं थी। तो उस ज़माने के 5 वॉरशिप्स और बहुत सी और छोटे जहाज़ जो हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आई, और उसके पास 400 गन्स थी, जिसके नतीजे में उन्होंने मार मार के पुर्तगालियों का भुरकस जो है वो सारा का सारा उन्होंने निकाल दिया था। और फिर ईरानियन ग्राउंड ट्रूप्स को भी अंग्रेज़ों के जहाज़ों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में या आइलैंड्स के ऊपर लैंड करने में मदद मिली थी। ईरानी जो है अपने इस दिन की फेस्टिविटी में दुनिया को ये बताना भूल गए कि वो अंग्रेज़ों की ताकत के साथ उन्होंने किया था। बहरहाल मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू दिया है जिससे जितना भी आपने देखा है आपको बड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।